बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हालिया आम चुनाव के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें आवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता बंद पड़े पार्टी दफ्तरों को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर उन्होंने ताले तोड़े, अंदर जाकर सफाई की, राष्ट्रीय झंडा लहराया और नारेबाजी भी की। इन घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। क्या यह सब पार्टी के केंद्रीय निर्देश पर हो रहा है या फिर जमीनी कार्यकर्ता अपनी पहल पर सक्रिय हो रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। दरअसल अगस्त 2024 में सत्ता से बाहर होने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पार्टी हालिया 13वें राष्ट्रीय संसद चुनाव में हिस्सा भी नहीं ले सकी। अधिसूचना में साफ कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुकदमे पूरे होने तक पार्टी की किसी भी प्रकार की गतिविधि, प्रकाशन, प्रचार, जुलूस, सभा या सम्मेलन पर रोक रहेगी। लेकिन अब चुनाव के बाद जमीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसने यह संकेत दिया है कि आवामी लीग अपने राजनीतिक पुनर्सक्रिय होने की कोशिश में जुट गई है। चुनाव के ठीक अगले दिन उत्तरी जिले पंचगढ़ से एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक आवामी लीग कार्यालय का ताला स्थानीय बीएनपी नेता की मौजूदगी में खोला जा रहा था। इस घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। हालांकि बाद में संबंधित बीएनपी नेता ने सफाई दी कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि वह दफ्तर आवामी लीग का है। इसके बावजूद सवाल उठने लगे, क्या यह महज संयोग था या स्थानीय स्तर पर कोई समझदारी बनी है? पंचगढ़ के बाद बरगुना, ठाकुर गांव, सतखीरा, बेतागी, पटुआखाली के दशमीना और खुलना समेत कई इलाकों से भी इस तरह की खबरें आईं। नारायणगंज, सरियतपुर, नौखाली, जमालपुर और राजबाड़ी में बंद पड़े जिला और उपजिला कार्यालयों में खोलकर कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की और पार्टी के नारे लगाए। ढाका में भी केंद्रीय कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं के जुटने की तस्वीरें सामने आईं, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए राष्ट्रीय ध्वज लहराया। 20 फरवरी को एक और वीडियो चर्चा में आया जिसमें महिला कार्यकर्ता धनमंडी स्थित उस इमारत के सामने नजर आई जो पहले पार्टी अध्यक्ष का राजनीतिक कार्यालय हुआ करती थी। वो राष्ट्रीय झंडा लहरा रही थी और नारे लगा रही थी। इससे यह संदेश गया कि पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं सक्रियता फिर से बढ़ रही है। पार्टी के संयुक्त महासचिव AFM बाउद्दीन नसीम, जो फिलहाल सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं, उन्होंने एक बातचीत में कहा कि पार्टी कार्यालयों पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। उनका तर्क है कि कार्यालय ना तो जब्त किए गए हैं और ना ही आधिकारिक तौर पर सील है, इसलिए कार्यकर्ताओं का वहां जाना उनका राजनीतिक अधिकार है। उनके मुताबिक पार्टी की ओर से कोई औपचारिक निर्देश या किसी अन्य दल से समझौता नहीं हुआ है। वे इस कार्यकर्ताओं की स्वाभाविक राजनीतिक गतिविधि बताते हैं जो इस उम्मीद में की जा रही है कि निर्वाचित सरकार के आने के बाद देश में सामान्य राजनीतिक माहौल बहाल होगा। हालांकि आवामी लीग के भीतर से ये भी संकेत मिले हैं कि पार्टी प्रमुख शेख हसीना ने विभिन्न डिजिटल माध्यमों से जमीनी नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखा है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कार्यकर्ताओं को जहां संभव हो पार्टी कार्यालयों के दौरा करने की सलाह भी दी है। छात्र लीग से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं का दावा है कि वो व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह अभियान अगस्त 2024 से ही रुक कर जारी है, भले ही उस पर औपचारिक प्रतिबंध क्यों ना रहा हो। लेकिन इन घटनाओं का दूसरा पहलू भी है। कुछ स्थानों पर जब आवामी लीग कार्यकर्ताओं ने कार्यालय खोले तो विपक्षी दलों या स्थानीय समूहों ने विरोध किया। मेमन सिंह के ताराकंडा में एक कार्यालय खुलने के बाद प्रदर्शन हुआ और वहां हिंसा की घटना भी सामने आई। कार के टायरों में आग लगाए जाने की खबर ने स्थिति की संवेदनशीलता को और उजागर किया। इससे साफ है कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण अभी भी गहरा है। याद रहे कि शेख हसीना सरकार के पतन के तुरंत बाद देश भर में आवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के दफ्तरों पर हमले हुए थे। ढाका स्थित केंद्रीय कार्यालय समेत कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगाजनी की घटनाएं हुई थी। ऐतिहासिक धनमंडी 32 स्थित आवास, जो बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ा रहा है, उसे भी भारी नुकसान पहुंचा था। पार्टी नेताओं का दावा है कि उस दौर में कई कार्यालयों पर स्थानीय स्तर पर कब्जा कर लिया गया था और अब अंतरिम सरकार के हटने के बाद वे कब्जे अपने आप खत्म हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की राय इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े राजनीतिक संक्रमण के संकेत के रूप में देखती है। उनका कहना है कि नई निर्वाचित सरकार के सामने राजनीतिक स्थिरता एक अहम चुनौती होगी। आवामी लीग देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक रही है और उसके लाखों समर्थक अभी भी एक्टिव हैं। ऐसे में उसे पूरी तरह हाशिए पर रखना लंबे समय तक संभव नहीं होगा। यदि कार्यालयों को खुलने दिया जाता है और सीमित राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति मिलती है तो इससे तनाव कम
कम हो सकता है। ढाका विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों और विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम एक तरफ से राजनीतिक सामान्यीकरण की शुरुआत हो सकती है। उनका कहना है कि किसी पार्टी को चुनाव से दूर रखना और उसकी गतिविधियों पर रोक लगाना एक अस्थायी राजनीतिक कदम हो सकता है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं। यदि मुकदमों की प्रक्रिया चल रही है तो उसके समांतर राजनीतिक संवाद भी जरूरी है। फिलहाल स्थिति मिश्रित संकेत दे रही है। एक और आवामी लीग के कार्यकर्ता अपने दफ्तरों में लौटते दिख रहे हैं। दूसरी ओर कुछ जगहों पर विरोध और टकराव की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि यह सब पूरी तरह स्वतःस्फूर्त है या इसके पीछे रणनीतिक सोच है, लेकिन इतना जरूर तय है कि चुनाव के बाद बांग्लादेश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब देखना होगा कि क्या नई सरकार आवामी लीग को सीमित या पूर्ण राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति देती है या फिर कानूनी प्रक्रिया पूरे होने तक सख्ती बरकरार रखती है। आने वाले हफ्तों में यह तय होगा कि बंद पड़े दफ्तरों के खुलने का यह सिलसिला महज प्रतीकात्मक है या बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव की दस्तक। फिलहाल बांग्लादेश की सियासत एक अहम मोड़ पर खड़ी है। बंद दफ्तरों के खुलने से सिर्फ ताले ही नहीं टूट रहे, बल्कि राजनीतिक संभावनाओं के नए दरवाजे भी खुलते नजर आ रहे हैं। क्या यह देश में राजनीतिक सामान्य स्थिति की वापसी का संकेत है या फिर आने वाले दिनों में टकराव और तेज होगा? इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 TV न्यूज।